गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 हिंदी व्यवहारिक व्याकरण में आज हम सभी लोग शब्द एवं पद के अंतर्गत पद पर चर्चा करेंगे। पद की परिभाषा, पद के प्रकार और उसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पद की परिभाषा। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं शब्द को ही पद बोला जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। शब्द अलग हैं और पद अलग होते हैं। शब्द व वर्णों की इकाई होती है। कह सकते हैं कि कई वर्ण समूहों से मिलकर के एक शब्द का निर्माण होता है। कई शब्दों को मिला करके एक वाक्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम शब्द वाक्य के बारे में समझ लें, फिर हमें पद के बारे में समझने में आसानी होगी। जैसे शब्द पे अगर हम चर्चा करें तो शब्द क्या है? जैसे राम, जैसे श्याम, जैसे घर, ये सारे शब्द हैं। उसके बाद अगर हम वाक्य पे चर्चा करें तो वाक्य क्या है? राम और श्याम घर को जाता है। राम और श्याम दोनों घर को जाते हैं। तो यहाँ पे राम शब्द है, और शब्द है, श्याम शब्द है, घर शब्द है, को शब्द है, जाता शब्द है शब्द है। किंतु इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते क्योंकि ये व्याकरणिक नियमों से बंध गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक ये शब्द अकेला प्रयुक्त होता है तब तक हम जानते हैं कि ये शब्द कहते हैं। किंतु जब यही शब्द जुड़ करके एक वाक्य बना लेते हैं, राम और श्याम घर को जाता है, तो इसमें प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक जो शब्द होता है वह पद कहलाता है। इसे हम पद कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सारे शब्द जो होते हैं वह पद की संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें हम पद कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई शब्द की परिभाषा जानते हैं। जब कोई शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्ति आदि के नियमों में बंधकर एक स्वतंत्र अर्थ को व्यक्त करता है, उसे पद कहा जाता है। जैसे सरला गाय को घास खिलाती है। जैसे सरला गाय को घास खिलाती है। तात्पर्य क्या है? सरला क्या है? सरला एक शब्द है। गाय एक शब्द है, को एक शब्द है, घास एक शब्द है, खिलाती एक शब्द है और है एक शब्द है। हम जानते हैं बनी प्रकार कई वर्णों के मिलने से जो सार्थक वर्ण समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। किंतु जब यह सार्थक वर्ण समूह किसी वाक्य में मिलकर के एक नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, एक नए अर्थ को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, वाक्य की पूरी सिद्धि कर देते हैं, तब प्रयुक्त होने वाले ये सारे जितने भी शब्द होते हैं इन्हें ही हम
पद के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पद के नाम से। इन्हें ही हम पद कहते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो व्याकरणिक नियमों से बद्ध करके अलग अलग न होते हुए एक वाक्य के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो वाक्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वह सारे जो शब्द हैं वह पद कहलाते हैं। उन्हें हम पद के नाम से जानते हैं। यही शब्द और पद में अंतर है। शब्द केवल अकेला सरला है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण ये सारे जो हैं वह पद कहलाएंगे। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। फिर हम पद और पद के प्रकारों में आइए चलते हैं। पद और पद की परिभाषा हो गई, पद के उदाहरण हो गए। अब पद के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। पद के प्रकार, पद के कुल कितने प्रकार हैं? तो पद के कुल 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार होते हैं। ठीक। पद के कितने प्रकार होते हैं? पद के कुल 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला पद होता है संज्ञा, दूसरा पद होता है सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। पहला क्या है? संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा क्रियापद, चौथा विशेषण पद और पांचवा अव्यय पद। पांचवा अव्यय पद। इस प्रकार पद के कुल 5 प्रकार हो गए। पहला संज्ञा पद बंध या संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा क्रियापद, चौथा विशेषण और पांचवा अव्यय। संज्ञा मतलब आप समझते हैं किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा सर्वनाम माने वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जितने भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक शब्द पद कहलाते हैं। तो संज्ञा पद कौन से होंगे? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जितने भी संख्यावाची पद हैं वह सब संज्ञा पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामवाची जो शब्द हैं वह सर्वनाम पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जितने भी क्रियापद हैं वह क्रिया वाले वाचक शब्द हैं वह क्रियापद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक विशेषणवाची जितने भी शब्द हैं वह विशेषण पद कहलाते हैं। पांचवा अव्यय, ऐसे शब्द या शब्दांश जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनका अर्थ नहीं बदलता है, वह अव्यय कहलाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द जो अव्ययनिष्ठ होते हैं, जो अव्यय कहलाते हैं, जिनका अर्थ नहीं बदलता है, वह अव्यय पद कहलाते हैं। तो आइए चलते हैं हम फिर संज्ञा पदबंध के भेदों के बारे में, फिर संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकारों, क्रिया आदि पर विस्तार से हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले पद में, जिसका नाम है संज्ञा पद। पद का पहला प्रकार पहला है संज्ञा पद। संज्ञा पद पे चर्चा करते हैं। तो संज्ञा पद की परिभाषा के बारे में चर्चा हो गई। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा करते हैं, आप जानते हैं भली प्रकार। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के
नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, टेबल, घोड़ा, हाथी आदि आदि। तो आइए हम चलते हैं संज्ञा पद के प्रकार पे चर्चा करते हैं। इसके कुल कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा पदबंध के कुल 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा पद के कुल 5 प्रकार होते हैं। प्रत्येक प्रकारों के नामों को हम देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो आइए देखते हैं संज्ञा पदबंध के प्रकारों के नाम में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। पहला संज्ञा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा, जहां समूह का बोध हो वहां समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद 5वां क्या है? तो द्रव्यवाचक या परिमाणवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 प्रकार हो गए। आइए हम इनके परिभाषा और इनके प्रकारों में कुछ उदाहरणों को भी देख लेते हैं संज्ञा के विभिन्न प्रकारों में। तो आइए चलते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? इसकी परिभाषा में हो सकता है, क्या हो सकता है परिभाषा इसकी, हम देख लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के होने या नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, कुर्सी, दरवाजा आदि। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद हम चलते हैं इसके
दूसरे प्रकार जातिवाचक संज्ञा में, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि हम जानते हैं जाति, कोई एक जाति लंबी होती है, इसकी परिभाषा जिस शब्द के द्वारा, परिभाषा लिखते हैं जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा किसी जाति के होने का बोध होता है, के होने का बोध होता है, जाति के होने का बोध होता है, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण को हम देख लेंगे, जैसे विद्यालय, शिक्षक, पुस्तक, विद्यार्थी। जैसे विद्यालय में सारे विद्यालय आ जाएंगे, शिक्षक में सारे शिक्षक आ जाएंगे, छात्र में सारे छात्र आ जाएंगे, और लकड़ी में सारी लकड़ियां आ जाएंगी। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा में हमें जाति का बोध होता है। तो आइए चलते हैं हम संज्ञा के तीसरे प्रकार, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा के बाद तीसरे प्रकार में हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाव मीन्स होता है अर्थ, जहां पर भाव या अर्थ की प्रधानता हो वहां पर भाववाचक संज्ञा हो सकता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जैसा कि आप जानते हैं, भाव किसी व्यक्ति, वस्तु, उसके गुण और दशाओं के आधार पर चलता है। तो आइए देखते हैं, किसी गुण, दशा या भावना को प्रदर्शित करने वाला शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे गुण, धर्म आदि को प्रदर्शित करने वाला। जैसे कह सकते हैं कि मिठास, जवानी, हरियाली, शीतलता। जैसे मिठाई का हो जाएगा मिठास, जवान का जवानी, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसे महसूस किया जा सकता है। मिठास, जवानी, कसैला, तीखा आदि, जिसे केवल महसूस किया जा सके, जिसके गुण और धर्म को पहचाना जा सके, देखा जा सके। ये है हमारा भाववाचक संज्ञा। आइए चलते हैं हम संज्ञा के तीसरे प्रकार के बाद चौथे में, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं संज्ञा के चौथे प्रकार में, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा।
ये क्या है, तो आइए देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा में। जैसा कि हमें अब समझ में आ रहा है, समूह माने कई लोगों का मिला हुआ रूप। परिभाषा में देख लेते हैं, जिस शब्द में के द्वारा किसी भीड़ या समूह के होने का बोध होता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, जैसे क्या हो सकता है, तो गिरोह, समिति, आयोग, टीम। जैसे गिरोह, समिति, टोली, सभा, आयोग आदि। इसमें हमें समूह का चर्चा हो रहा है। गिरोह में बहुत से लोग होंगे, समिति कोई समिति होगी जिसमें बहुत से लोग होंगे, सभा में बहुत से लोग एक साथ सभा में बैठते हुए दिखाई देंगे। उसी प्रकार से टोली, कई लोगों के समूह की एक टोली होती है, सभा, आयोग। तो आइए हम लोग चलते हैं संज्ञा के 5वें अंतिम प्रकार की ओर, जिसका नाम है अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए हम देखते हैं संज्ञा का 5वां प्रकार, जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए इसकी परिभाषा में ध्यान देते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव होने का, द्रव मीन्स लिक्विड होने का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम द्रव्य में देख लेते हैं, सोना, चांदी, घी, तेल, चावल, रोटी। जैसे सोना धातु है, चांदी, घी, दाल आदि। इसमें द्रव होने का अर्थ दिखाई दे रहा है, इसमें धातु होने का अर्थ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम द्रव्यवाचक संज्ञा कर सकते हैं। इसी में हम कुछ गैस भी आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि धुआं और ऑक्सीजन। ये भी धुआं और ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जा सकता है। ये भी एक द्रव में आता है। धुआं भी भरने पर लिक्विड हो जाता है, ऑक्सीजन में लिक्विड रूप में दिखाई देता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार द्रव्यवाचक
संज्ञा के निम्नलिखित उदाहरण हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हो गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पद के पहले प्रकार संज्ञा के सभी भेदों की चर्चा हो गई। कल हम सभी लोग पद के दूसरे प्रकार जिसका नाम है सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के सभी प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।